गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ़ यू। ये हमारा 11th पेपर चल रहा है जो कि है कंटेंट एंड मैथोलॉजी टू टीचिंग साइंस एंड मैथमेटिक्स। ठीक है, मैथमेटिक्स और साइंस को सीखने के तरीके, मेथड क्या है। ठीक है तो इसमें हमने यूनिट फर्स्ट कंप्लीट कर ली, यूनिट सेकंड कंप्लीट कर ली, सेकंड कंप्लीट आधी करी है, मतलब कि मैक्सिमाइज ऑफ टीचिंग ये कंप्लीट कर लिया। अब हमारा था मेथड ऑफ टीचिंग साइंस, है ना। तो इसमें हमने मेथड में लेक्चर कम डेमोस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया, ह्यूरिस्टिक कर लिया, प्रोजेक्ट मेथड हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, सेल्फ स्टडी हो गया। ठीक है, ये देखिए सेल्फ स्टडी तक आप कंप्लीटेड है। अब आपका आता है इंडक्टिव और डिडक्टिव। ठीक है, इस पे आज हम डिस्कशन करेंगे इंडक्टिव और डिडक्टिव क्या है। ठीक, ये मेथड क्या है, कैसे वर्क करता है और साथ में मिल करके ये क्या वर्क करता है, इनमें क्या भिन्नताएं हैं और इसमें क्या समानताएं हैं। क्योंकि ये दो मेथड जो है एक साथ काम करते हैं और अलग अलग भी करते हैं, मगर इनका बेनिफिशियल जो बेनिफिट हमको होता है वो हमें इनके एक साथ वर्क करने पे ज़्यादा इफ़ेक्ट समझ में आता है। ठीक है, तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। इंडक्टिव मेथड क्या है आपका, आगमन विधि। ठीक है, और डिडक्टिव मेथड निगमन विधि। ठीक है, तो अब आगमन विधि क्या है, पहले हम इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लें। तो आगमन विधि में अनुभवों, प्रयोगों तथा उदाहरणों का विस्तार अध्ययन करके नियम बनाए जाते हैं। ठीक है, जो आगमन विधि है उसमें क्या करते हैं हम, जो प्रयोग होते हैं, जो प्रैक्टिकल्स होते हैं, प्रयोग तथा उदाहरणों का, प्रयोग और जो एग्जाम्पल्स होते हैं, अनुभव से जो प्रयोग करते हैं हम। ठीक है, अनुभवों, प्रयोगों तथा उदाहरण का विस्तृत अध्ययन करके उसका डीपली हम उसको स्टडी करने के बाद कुछ नियम बनाते हैं। ठीक है, इस विधि द्वारा शिक्षण करते समय शिक्षक बालकों के समक्ष कुछ विशेष परिस्थितियां एवं उदाहरण प्रस्तुत करता है। इस मेथड में क्या है, जब टीचर बच्चों को टीच कर रहा होता है तो उनके सामने ना कुछ स्पेशल टाइप की जो सिचुएशंस होती हैं वो और उसके कुछ एग्जाम्पल्स उसके सामने प्रेजेंट करता है बच्चे के सामने। ठीक है, इन उदाहरणों के आधार पर बालक तार्किक ढंग से विचार विमर्श करते हुए किसी विशेष निर्णय पर पहुंचता है। ठीक है, किसी विशेष निर्णय पे पहुंच सकता है, किसी एक सिद्धांत पे पहुंच सकता है। ठीक है ना। नियमों, सूत्रों का प्रतिपादन करते समय इस विधि में बालक अपने अनुभवों, मानसिक शक्तियों तथा पूर्व ज्ञान का प्रयोग करता है। इसमें क्या होता है, जब इसके नियमों को, सूत्रों को, इन सब को जब प्रतिपादित करता है कोई भी बालक इस विधि के द्वारा, तो उसमें वो क्या करता है, बालक जो होता है अपने एक्सपीरियंस और उसका जो नॉलेज होता है, कौन सा नॉलेज, पूर्व नॉलेज जो होता है, उसका पूर्व ज्ञान, जो उसको पूर्व ज्ञान प्राप्त होता है उसका, और अपनी मानसिक शक्तियों का क्या करता है, पूरा प्रयोग करता है। ठीक है, यह एक सामान्य अनुमान है कि कोई बालक कुछ विशेष परिस्थितियां, उदाहरणों को देखकर या अनुभव करके उनमें पाई जाने वाली एक रूपता को निष्कर्ष के रूप में अपना लेता है। ठीक है, ये एक जनरल सा एक खाली इमेजिनेशन है, अनुमान है कि जब कोई बालक होता है ना तो वो कुछ विशेष परिस्थितियों का उदाहरण देख करके कि ऐसी परिस्थिति में इस व्यक्ति ने ऐसा करा, वैसी परिस्थिति में ऐसा करा, उसके कुछ एग्जाम्पल्स को देख करके ना उनको अपना लेता है, एक ग्रुप कर लेता है कि हाँ ऐसे में ऐसा ही होता है। ठीक है, उदाहरण के लिए जलने वाली विभिन्न वस्तुओं के पास गर्मी का अनुभव करने पर बालक ये धारणा बना लेता है कि जलने वाली वस्तु गर्मी उत्पन्न करती है। ठीक है, जैसे कि अब जल रही है कोई चीज़, तो बालक को इस चीज़ का अनुभव, उसने कई बार देखा इस चीज़ को कि कोई चीज़ जल रही है तो वहाँ पे गर्मी की अनुभूति होती है, तो बालक क्या होता है कि उस चीज़ को एक अवधारणा बना लेता है कि हाँ जलने वाली वस्तु के पास जो है गर्मी जो है फील होती है। ठीक है, इसलिए इस विधि को आगमन या सामान्यानुमान विधि कहते हैं। मतलब क्या होता है, इससे वो उसके अंदर आती है आगमन। ठीक, अब इसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं। आगमन विधि की कुछ डेफिनेशंस भी हैं जो कि इस प्रकार हैं। यंग, जो हमारे शिक्षा शास्त्री भी हैं और साइकोलॉजिस्ट भी हैं शायद, यंग, उनके अकॉर्डिंग क्या है कि इस विधि में बालक विभिन्न स्थूल तत्वों, है ना, स्थूल तत्व जो होते हैं, तथ्य जो होते हैं के आधार पर अपनी मानसिक शक्ति का प्रयोग करते हुए स्वयं किसी विशेष सिद्धांत, नियम अथवा सूत्र पर पहुंचता है। ठीक है,
लैंडर के अनुसार जब बालक के समक्ष अनेक तथ्यों, उदाहरणों एवं वस्तुओं को प्रस्तुत किया जाता है, तत्पश्चात बालक स्वयं ही निष्कर्ष पर पहुंचने का प्रयास करते हैं, तब यह विधि आगमन विधि कहलाती है। ठीक है, ये लैंडर्स के अनुसार उन्होंने ये कहा है कि जब बालक के सामने समक्ष जो है कुछ उदाहरण, कुछ वस्तुएं, ये सब चीज़ जब उसके सामने प्रेजेंट की जाती हैं ना, तो उसके बाद ही बालक जो है स्वयं निष्कर्ष तक पहुंच जाता है। ठीक है, तब ये विधि जो है आगमन विधि कहलाती है। ठीक है, तो इन परिभाषाओं से ये स्पष्ट होता है कि आगमन विधि में बालक स्वयं तथ्यों, प्रयोगों एवं उदाहरणों की सहायता से किसी सूत्र या नियम विशेष का ज्ञान प्राप्त करता है तथा पूर्ण रूप से सक्रिय रहता है। अतः इस विधि द्वारा अर्जित किया गया ज्ञान ठोस, अधिक स्थायी होता है। क्योंकि ठोस क्यों है? क्योंकि बालक ने खुद से उसको प्रयोग किया है, प्रतिपादित किया है और उसके निष्कर्ष पर पहुंचा है। और स्थायी इसलिए है क्योंकि देखिए, कोई भी चीज़ जब आप स्वयं से करते हैं, उसके निर्माता आप खुद होते हैं, तो उसमें आपका जितना एफर्ट लगता है, आपने उसको किस किस गति से करा है, किस किस स्टेप पर आपने उसको क्रियान्वित करा है, ये सारी चीज़ें जो हैं आपके दिमाग में एक क्रमबद्ध तरीके से रहती हैं। तो वो ज्ञान क्या होता है? बहुत ही स्थायी ज्ञान होता है। ठीक है, अब इसका हम प्रोड्यूस देखते हैं कैसे होते हैं कि इस विधि को आप कक्षा में कैसे संचालित करेंगे। आगमन विधि के द्वारा टीचर बच्चे को कक्षा में कैसे टीच कर सकता है, इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेते हैं हम कि आगमन विधि द्वारा शिक्षक शिक्षण करते समय उदाहरण के नियमों को और विशेष के सामान्य की ओर तथा स्थूल से सूक्ष्म की ओर अग्रसर रहते हैं। अच्छा, इस मेथड को जब हम अप्लाई करते हैं तो इसमें दो सूत्र लगते हैं जो एजुकेशनल मैक्सिमाइज हैं। इसमें दो यूज़ होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सामान्य, विशेष से सामान्य की ओर, एक विशेष चीज़ से नॉर्मल चीज़ की ओर जाना और एक स्थूल चीज़ से सूक्ष्म की ओर जाना, मतलब एक बड़ी पार्ट से छोटे की तरफ जाना। ठीक है, अतः छात्र स्वयं भिन्न भिन्न स्थूल तथ्यों के आधार पर अपनी मानसिक शक्ति का प्रयोग करते हुए उदाहरणों के आधार पर किसी निष्कर्ष अथवा सामान्यीकरण पर पहुंचते हैं। इस प्रक्रिया को ही आगमन की प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब इसके गुण क्या हैं आगमन विधि के? तो आगमन विधि की कुछ विशेषताएं भी हैं, तो उन विशेषताओं को हम यहाँ पर देखते हैं क्या हैं। तो इसकी आप पहली विशेषता देख सकते हैं कि यह एक वैज्ञानिक विधि है क्योंकि इस विधि द्वारा अर्जित ज्ञान प्रत्यक्ष तथ्यों पर आधारित होता है। ठीक है, दूसरा है, इस विधि के द्वारा बालक को नियम, सूत्रों का निर्धारण एवं सामान्यीकरण की प्रक्रिया का ज्ञान होता है। तीसरा है, इस विधि में बालक स्वयं उदाहरण, निरीक्षण और परीक्षण के द्वारा ज्ञान अर्जित करते हैं, इसलिए इस विधि द्वारा ज्ञान प्राप्त जो होता है अधिक स्थायी होता है। चौथा, आगमन विधि द्वारा बालकों की आलोचनात्मक, निरीक्षण एवं तर्क शक्ति का विकास होता है। ठीक है, इसमें बच्चे की किस किस शक्ति का विकास होता है? आलोचनात्मक शक्ति का विकास होता है। ठीक है, तर्क शक्ति का विकास होता है और निरीक्षण करने की प्रवृत्ति जो होती है उसका भी विकास होता है। ठीक है, पांचवा पॉइंट है आपका, यह विधि मनोवैज्ञानिक है क्योंकि इसमें बालक मनोविज्ञान के विभिन्न महत्वपूर्ण सिद्धांतों का अनुकरण करता है। ये विधि जो है टोटली साइकोलॉजी बेस्ड है। ठीक है, इसमें क्योंकि इसमें बच्चा जो है ना मनोविज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत जो होते हैं उनके अकॉर्डिंग चलता है। अब इस विधि में क्या होता है कि और इसमें अगर हम 6 पॉइंट समझें तो इस विधि द्वारा बालक को स्वयं करके प्रेरणा मिलती है, जिससे इसमें आत्मनिरीक्षण तथा आत्मविश्वास की वृद्धि होती है। 7 पॉइंट इसकी हम बेनिफिट में, इसकी विशेषता में देख सकते हैं कि इस विधि की सहायता से विज्ञान के विभिन्न नियम, संबंधों, सूत्रों तथा नवीन सिद्धांत आदि का प्रतिपादन करने में सहायता मिलती है। दैट मीन ये जो आपकी आगमन विधि है ये साइंस में बहुत ही बेनिफिशियल विधि है। क्यों? क्योंकि ये एक तो पूरी की पूरी साइकोलॉजी बेस्ड है, पूरी मनोविज्ञान पर आधारित है, तो इसमें त्रुटियां निकालना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, और फिर आपका 8वां पॉइंट आता है, यह छोटी कक्षाओं के लिए अति उपयोगी एवं उपयुक्त विधि है। ये जो आपके छोटी कक्षा के बच्चे होते हैं उनके लिए विधि बहुत ही अच्छी विधि है। इसके द्वारा बालकों में विज्ञान के प्रति उन्मुखता एवं रुचि बनाई जा सकती है। इस मेथड से जो है ना बच्चे के अंदर साइंस सब्जेक्ट के लिए रुचि पैदा कर सकते हैं। ठीक है, इस विधि में बालक उदाहरणों की सहायता से स्वयं ज्ञान प्राप्त करते हैं, जिसके कारण वे थकान का अनुभव नहीं करते तथा नवीन ज्ञान की प्राप्ति के लिए सक्रिय बने रहते हैं। इसमें क्या होता है कि बच्चे जो है एग्जाम्पल्स के द्वारा अपना खोजबीन करके खुद अपना ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो इसमें उन्हें
पढ़ करके या किसी के सुनाए जाने के द्वारा, लेक्चर दे करके ऐसा कुछ टीच नहीं होता। इसमें बच्चे सब कुछ प्रैक्टिकली करता है, तो ये बहुत ही इंटरटेनिंग हो जाती है बच्चे के लिए, और उसके रिज़ल्ट के बाद भी और उसके अंदर वो क्या कर सकता है इसके लिए क्यूरियोसिटी उसमें हमेशा डेवलप्ड रहती है, तो ये उसके लिए और ज़्यादा अच्छे रूप से वर्क करती है। अब जहाँ इस विधि की विशेषताएं हैं, तो जाहिर सी बात है कि कोई भी विधि अपने आप में संपूर्ण तो है नहीं, उसमें कुछ ना कुछ तो दोष डेफिनेटली होंगे। तो इसका दोष क्या है? यह बात बिल्कुल सच है कि आगमन विधि शिक्षण की भांति विज्ञान शिक्षण की महत्वपूर्ण विधि है, लेकिन इसमें दोष भी हैं। वो दोष क्या हैं? इस विधि की गति अत्यंत धीमी है, जिससे इसके द्वारा ज्ञान प्राप्ति में समय और परिश्रम अधिक लगता है। क्यों? क्योंकि ये बच्चे को स्वयं करके देखना, वो कितनी बार करता है, कैसे करता है, किस गति से करता है, ये तो बच्चे के स्किल पे डेवलप करता है ना, डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से करेगा। तो इसमें टाइम भी बहुत लगता है और समय भी वो भी बहुत है, मेहनत भी बहुत ज़्यादा लगती है। दूसरा, इस विधि का प्रयोग करने के लिए पर्याप्त बुद्धि, सूझबूझ एवं परिश्रम की आवश्यकता होती है। तीसरा, यह विधि निम्न कक्षाओं के लिए उपयोगी है, किंतु उच्च कक्षाओं के लिए यूजफुल नहीं है। ठीक है, इस विधि को द्वारा ज्ञान सीमित समय में प्राप्त करना संभव नहीं है, इसमें टाइम लगता है। ठीक है, इस विधि द्वारा बालक में समस्या समाधान की योग्यता एवं क्षमता में विकास संभव नहीं है। इस विधि से आप बच्चा ज्ञान तो प्राप्त करता है, लेकिन समस्या समाधान पद्धति के अकॉर्डिंग नहीं चल पाती है। ठीक है, अब इसके बाद क्या, इस विधि द्वारा प्राप्त परिणाम पूर्णतः सच नहीं होते हैं। इसकी सत्यता इस बात पर निर्भर करती है कि यह परिणाम कितने उदाहरणों पर आधारित है, क्योंकि कोई भी परिणाम जितने अधिक विशिष्ट उदाहरणों पर आधारित होता है, उसकी विश्वसनीयता एवं सत्यता उतनी अधिक होती है। अच्छा, ये इसमें क्या है कि आप इस पे विश्वास पूर्ण रूप से कर भी सकते और नहीं भी कर सकते। देखिए, नहीं कर सकते इस कंडीशन पे कि अगर आपने एक दो एग्जाम्पल दिया और उसके बाद आपने निष्कर्ष निकाल दिया कि नहीं ऐसा होने पर ऐसा ही होता है, तो ये क्या यूज़फुल नहीं होगी। ठीक है, अब लाइक अगर आप देख रहे हैं कि आग है कहीं पर, वहाँ से धुआं निकल रहा है, आपको सिर्फ धुआं दिखा, ठीक है, और आपको ये आपने देखा है कि आग से धुआं निकलता है। ठीक, अब कहीं पर बर्फ़ रखी है बहुत सारी, तो बर्फ़ से भी तो धुआं निकलता है ना। तो अगर आपको बर्फ़ नहीं दिख रही है, धुआं दिख रही है, तो आप ये इमेजिनेशन कर सकते हैं कि वहाँ पे भी आग लगी है, धुआं निकल रहा है, क्योंकि आपने एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको देखा है। तो आप उस पर दूसरे पे आप इस चीज़ को जज करने की कोशिश करेंगे, मगर ये फैक्ट नहीं है। इसके लिए आपको क्या है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स के ऊपर, बहुत सारे एग्जाम्पल के ऊपर स्टडी करनी पड़ेगी, तब आप एक पर्टिकुलर रिजल्ट निकाल पाएंगे। तो इसलिए ये कुछ एक दोष है इस विधि के, जो कि इसको थोड़ा वीक बनाते हैं। ठीक है, अब हम इसके बाद आ जाते हैं निगमन विधि, डिडक्टिव जो मेथड है, इसके बारे में जान ले। अभी हमने आगमन विधि को समझ लिया, अब हम निगमन विधि को समझते हैं कि ये क्या है। निगमन विधि आगमन विधि से बिल्कुल विपरीत है। ये क्या है, बिल्कुल ही अपोजिट है आगमन विधि से। ठीक है, इस विधि के नियम तर्क का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या करते हैं, निगमन तर्क का प्रयोग किया जाता है। निगमन विधि का प्रयोग मुख्यतः बीजगणित, रेखागणित तथा त्रिकोणमिति, मतलब कि त्रिकोणमिति में किया जाता है, क्योंकि गणित के इन उप विषयों में विभिन्न संबंधों, नियमों, सूत्रों का प्रयोग होता है। ठीक है, व्यावहारिक रूप में प्रत्येक नियम अथवा सूत्र को स्थापित करना असंभव होता है। निगमन विधि में अभिधारणाओं, आधारभूत तत्वों तथा स्वसंधियों की सहायता ली जाती है। इस विधि का प्रयोग उच्च कक्षाओं के शिक्षण में किया जाता है। अच्छा, ये निगमन विधि जो है बेसिकली मैथ में बहुत ही यूज़फुल है। ठीक है, अब साइंस में इसलिए यूज़फुल है कि साइंस में भी बहुत सारा मैथ जो है, क्योंकि मैथ के बिना साइंस की, हमने पहले भी बताया कि साइंस ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी मैथ के बिना कल्पना करना मुश्किल है, क्योंकि मैथमेटिक्स के बिना साइंस के सूत्रों का प्रतिपादन होना मुश्किल है। इसलिए ये विधि साइंस में भी यूज़फुल है, लेकिन इसका जो मेन रोल है वो आपका आता है बीजगणित में, रेखागणित में और त्रिकोणमिति में। ठीक है, अब इस विधि को हम किस तरीके से प्रोड्यूस करेंगे क्लास में, इसको हम थोड़ा देखते हैं। निगमन विधि में सूक्ष्म से स्थूल की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर। जैसे कि आगमन विधि में क्या था, स्थूल से सूक्ष्म की ओर आते थे और विशिष्ट से सामान्य की ओर आते थे। अब इसमें जस्ट अपोजिट है, इसमें क्या करते हैं, सूक्ष्म से स्थूल की ओर जाते हैं और सामान्य से विशिष्ट की ओर आते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये आपके सूत्रों पर डिपेंड करते हैं। सूत्र जो होते हैं वो आपको पहले बेसिक चीज़ देते हैं, उसके बाद रिजल्ट देते हैं, है ना। तो इसके अकॉर्डिंग चलती है ये। अब क्या हो गया आपका, इसमें सामान्य से आती है
तथा प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर या निगमन से उदाहरण की ओर अग्रसर होती है। इस विधि में बालक के सम्मुख सूत्रों, नियमों, निष्कर्षों तथा संबंधों आदि को प्रत्यक्ष रूप से प्रस्तुत किया जाता है। इसमें क्या होता है, जब आपका बच्चा जो क्लास में होता है उसके सामने आप क्या करते हैं, सूत्रों को बताते हैं, नियम बताते हैं, निष्कर्ष और उसका आपस में संबंध आदि को प्रत्यक्ष रूप से, मतलब कि एकदम डायरेक्ट उसको दिखाते हैं। बताए गए नियम, सूत्रों एवं सिद्धांतों को बालक याद करके कंठस्थ कर लेता है। उसके बाद उसके अकॉर्डिंग ही वो अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। ठीक है ना। जैसा कि मैंने बताया कि इसका मैथ में बहुत यूज़ है और साइंस में भी है। तो साइंस में किस पार्ट में होगा इसका यूज़, होगा आपका केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, क्योंकि इसमें सूत्र होते हैं, सूत्र के एक फॉर्मूलेज होते हैं, उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही आप किसी चीज़ पर चलते हैं। ठीक है, वही सेम प्रोसेस होता है मैथ के अंदर, इसलिए ये मैथ और साइंस में यूज़फुल मेथड है। ठीक है। निगमन विधि में सामान्यतः विज्ञान अध्यापक बालकों को निम्न प्रकार की तथ्यात्मक सूचनाएं देते हैं और छात्र उन्हें याद करके कंठस्थ कर लेते हैं। ठीक है। अब इसकी विशेषताएं क्या हैं, ये इसकी कुछ विशेषताएं हैं, जैसे कि जब समाभाव हो तो उन परिस्थितियों में इस विधि का उपयोग करना चाहिए। ठीक है। इस विधि का प्रयोग करते समय शिक्षक शिक्षार्थी दोनों को कम परिश्रम करना पड़ता है ना, क्योंकि इसमें आपका ऑलरेडी आपको एक बेस दे दिया गया है, उस बेस पर आपको खाली अपने चीज़ों को अप्लाई करना है और आपका काम हो जाएगा। सूत्र है, सूत्र के अकॉर्डिंग आप अपने क्वेश्चंस को सेट करिए, उसको हल करिए और आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो इसमें आपका एफर्ट बहुत कम लगता है। ठीक है। यह विधि संक्षिप्त होने के साथ साथ व्यावहारिक भी है। ठीक है, क्योंकि आप इसको व्यवहार में यूज़ करते हैं। ठीक, इस विधि के प्रयोग में से बालक अभ्यास कार्य शीघ्र करना तथा आसानी से कर लेते हैं ना, क्योंकि इस विधि के मेथड से अगर बच्चा कुछ करेगा तो उसका जो कार्य रहेगा उसमें उसको किसी दूसरे की हेल्प लेने की बहुत कम ज़रूरत पड़ेगी, वो खुद से कर लेगा, आराम से कर लेगा। ये ऐसी कुछ विशेषताएँ हैं जो बहुत क्लियर हैं, आप यहाँ पर इसको समझ सकते हैं। अब हम इसके कुछ दोष देख लेते हैं। तो इसके दोष क्या हैं, यह विधि मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के विपरीत है। इसमें क्या है, साइकोलॉजी का सिद्धांत नहीं है। ठीक है, ये विधि जो है, क्योंकि यह स्मृति केंद्रित विधि है, आपको यहाँ पे कंठस्थ करना है चीज़ों को। मनोविज्ञान क्या कहता है कि मानव अपने द्वारा ज्ञान अर्जित करे, प्रैक्टिकली करे, वो उस चीज़ को ज़्यादा प्रमोट करता है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें आपको रटना पड़ेगा। यहाँ पर आपकी बुद्धि का विशेष महत्वपूर्ण स्थान दिया जा रहा है कि आप उसको, मेमोरी जो है आपकी, यहाँ पर आपकी मेमोरी को स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब मेमोरी स्ट्रॉन्ग रहेगी तभी आप किसी चीज़ को कंठस्थ कर सकेंगे, लिख सकेंगे और मेमोराइज रख सकेंगे। तो यहाँ पर ये क्या है, वो पूरी तरीके से आपकी स्मृति केंद्रित विधि है। ठीक है। इस विधि द्वारा अर्जित किया गया ज्ञान स्पष्ट एवं अस्थायी होता है, क्योंकि उसे वह अपने स्वयं के प्रयासों से प्राप्त। जैसे मैंने कहा आपसे कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप खुद से तो इसको अर्न कर नहीं रहे हैं, ये आपको दे दी गई है और यहाँ पर आपको इसको रटना है, समझना है। तो मे भी आपको ये याद रहे और मे भी आपको याद ना रहे, तो ये ज्ञान जो है आपका स्थायी ज्ञान नहीं कहला सकता। ये लर्निंग जो है आपकी अस्थायी लर्निंग होती है। ठीक है। अब इस विधि द्वारा बालक को नवीन ज्ञान अर्जित करने के अवसर नहीं मिलते। इसमें क्या है, आप क्या नवीन ज्ञान अर्जित करेंगे, जब एक फार्मूला, उस फार्मूला के बेस पे अगर आप चल रहे हैं तो वो तो हर कोई चलेगा, तो इसमें आपको कुछ नया तो करने को मिलेगा नहीं, तो इसमें नवीन ज्ञान जैसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये इसके दोष हो गए। अब यहाँ पर हमने समझ लिया कि इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड है क्या, आगमन और निगमन विधि है क्या, इनके बेनिफिट्स क्या हैं, इनके लॉसेस क्या हैं। अब हम इन दोनों विधि के अंदर अंतर क्या है, ठीक है, इनमें जो डिफरेंस बिटवीन इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड जो है, इसमें डिफरेंस जो है, इसके बारे में हम बातें कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इसके बारे में हम थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं। यह हम जानते हैं कि आगमन निगमन विधि एक दूसरे की पूरक है, फिर भी दोनों की कार्यविधि, क्रियान्वयन तथा प्रकृति में अंतर है। इन दोनों विधियों के अंतर को अग्रबिंदु द्वारा स्पष्ट किया जाता है। क्या है वो, ये आगमन विधि है और ये निगमन विधि है। ठीक है, आगमन विधि में क्या है, इस विधि में विशिष्ट से सामान्य उदाहरण के नियम तथा सूत्र, सूक्ष्म से स्थूल की ओर शिक्षण सूत्र का प्रयोग होता है। ठीक है, और इस विधि में जैसे इसका अपोजिट होता है, जैसे मैंने बताया था। ठीक है, आगमन विधि छोटी कक्षाओं के शिक्षण में उपयोगी और ये निगमन बड़ी कक्षाओं के लिए। ठीक है,
यह विधि नवीन ज्ञान की खोज करती है और इसमें ज्ञान जो होता है वही पुराना होता है, इसमें नवीन ज्ञान की खोज नहीं होती। आगमन में क्या होता है कि ज्ञान स्थायी होता है और निगमन में अस्थायी होता है। आगमन जो होती है अपने द्वारा की जाती है, निगमन सूत्रों पर आधारित होती है। ठीक है, ये इसके बहुत सारे डिफरेंसेस हैं जो कि आप यहाँ पे देख लीजिए। अब इनके आपस में संबंध क्या हैं, आगमन और निगमन विधि के आपस में संबंध क्या हैं, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है और इसको हम अच्छे से देख लेते हैं। ठीक है, यथार्थ रूप से आगमन एवं निगमन विधि एक दूसरे की पूरक है। ठीक है, ये अलग है। जैसा मैंने आपसे कहा था कि जब भी ये मेथड यूज़ होता है तो ये मेथड आप सिंगल बहुत कम यूज़ करते हैं, जनरली ये एक दूसरे के साथ मिलकर के ही यूज़ होता है, तभी आपको इसका प्रॉपर बेनिफिट मिलता है। ठीक, तो हम यहाँ पे देखते हैं यथार्थ रूप से आगमन एवं निगमन विधि एक दूसरे की पूरक है, इसलिए आरंभ से आगमन विधि द्वारा उदाहरणों की सहायता से नियमों तथा सूत्रों का प्रतिपादन करना चाहिए। उसके बाद निगमन विधि द्वारा उसका उपयोग या अभ्यास करना चाहिए। आगमन विधि से आपने सूत्र प्रतिपादित किए और निगमन विधि से उन सूत्रों का यूटिलाइजेशन किया। ठीक है, क्योंकि नियमों एवं सूत्रों को याद करने तथा उनकी उन्नत प्रयोग करके समस्याओं को शीघ्र हल करने के लिए निगमन विधि काम आती है। ठीक है, गणित शिक्षण की भांति आगमन एवं निगमन दोनों विधियां उसी प्रकार आवश्यक हैं जिस प्रकार चलने के लिए हमें दो पैरों की आवश्यकता है। आगमन विधि का प्रमुख आधार ज्ञान की उत्पत्ति एवं विकास है, जबकि निगमन विधि का ज्ञान की शाश्वत प्रस्तुति ही मुख्य आधार है। ठीक है, अतः आगमन विधि अग्रगामी है तथा निगमन विधि उसकी सहगामी है। आगमन विधि आगे आगे चलती है, निगमन विधि पीछे पीछे चलती है। जस्ट लाइक अ हस्बैंड एंड वाइफ कि आगे आगे पतिदेव पीछे पीछे वाइफ। ठीक है, ये इनका आपस में रिलेशन है। ठीक है, इसी प्रकार आगमन विधि के सूत्रों तथा नियमों के प्रदान करने के पश्चात निगमन विधि में आगे बढ़ने तथा अभ्यास करने की प्रक्रिया को ही आगमन निगमन विधि मेथड कहते हैं। किसको आगमन निगमन विधि मेथड कहते हैं? कि आगमन विधि से सूत्रों तथा नियमों को प्रतिपादित करने के पश्चात निगमन विधि से आगे बढ़ना तथा अभ्यास करने की जो प्रक्रिया होती है उस विधि को आगमन निगमन विधि कहते हैं। दैट मीन कि हमने आगमन विधि से सूत्र बनाए और निगमन विधि से उसके अकॉर्डिंग उसको अभ्यास किया, उसको हमने कंप्लीट किया। तो ये कौन सा मेथड कहलाया? आपका आगमन निगमन विधि मेथड कहलाया। ठीक है, अतः विज्ञान विषय संबंधित नवीन तथ्यों, सिद्धांतों और सूत्रों का ज्ञान आगमन विधि द्वारा दिया जाना चाहिए तथा उसका उपयोग व अभ्यास निगमन विधि द्वारा करना चाहिए। दोनों विधियों में समन्वित रूप को निम्न उदाहरण द्वारा अधिक स्पष्ट किया जा सकता है कि इन दोनों का जो समन्वित रूप है उसको हम किस प्रकार से देखें। इसके लिए यहाँ पर एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं, आप एग्जाम्पल देखिए। यदि किसी धावक को 40 किमी की दूरी 2 घंटे में तय करनी होती है तो उसे कितनी चाल से दौड़ना होगा? ठीक है, आगमन विधि द्वारा हल इस प्रकार होगा। इस प्रश्न को आगमन विधि द्वारा विविध का वर्णन तथा स्पष्टीकरण करते समय कर दिया गया है, इसलिए इसकी पुनरावृत्ति नहीं की जा सकती। यहाँ केवल निगमन विधि द्वारा ही हल किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि आगमन विधि द्वारा यहाँ पर सब चीज़ें पहले ही बता दी गई हैं। ठीक है, अब निगमन विधि द्वारा इसका हल क्या होगा? निगमन विधि द्वारा धावक की चाल ज्ञात करने के लिए अध्यापक छात्रों को चाल ज्ञात करने का सूत्र बता देंगे, जिसके आधार पर बच्चे सीधे सूत्र लगाएंगे और उनको रिजल्ट मिल जाएगा। जैसे चाल का सूत्र क्या है? चाल बराबर दूरी बटा समय। तो क्या है? दूरी बराबर 40 किमी, समय 2 घंटा। तो चाल क्या होगी? तो चाल इक्वल टू 40 × 2 मतलब 20 किमी पर आवर। ठीक है, तो इस तरीके से इसका रिजल्ट निकल गया। तो ये विधि जो है आपकी आगमन निगमन विधि जब मिल करके काम करती है तो इस रूप में काम करती है। यहाँ पर आपका ये जो इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड है वो यहाँ पर आपका कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर आपको कहीं कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप इसको मैसेज करके पूछ सकते हैं, आपको फिर से इसको क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और तब तक के लिए इसके ध्यान दीजिए और पढ़िए। टिल देन बाय।